From Unit 2, today we discuss extradition. What is extradition? Definition, purpose of extradition, legal duty of extradition of political offenders, doctrine of double jeopardy, criminality, rule of speciality. This chapter contains all these things. First of all, you have to know what is extradition. Extradition means प्रत्यर्पण. प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंदर अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा करता है और वह अपने क्षेत्र के अंदर और उन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है कि व्यक्ति अपने देश में अपने राज्य के नागरिकों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करे। लेकिन जब कोई अपराधी उस राज्य का अपराध करके किसी दूसरे राज्य में चला जाता है और उस राज्य में जाकर बस जाता है, क्या उसे दंडित करने के अपने को असहाय पाता है? जिस राज्य में वह रहता था उसका मतलब ये है कि क्या जिस राज्य में वह चला गया है क्या उसे दंडित किया जा सकता है? यह शुरुआती दौर में आपको बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ। यथा स्थिति ये है कि एक्सट्रैडिशन है क्या। एक्सट्रैडिशन सामान्यतः अपने राज्य के अंदर ही लागू होता है। प्रत्यर्पण जो होता है वह संधियों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? संधियों पर आधारित होता है। अगर राज्य से संधि हुई है तो अपराधी को आप ला सकते हैं, अगर राज्य से संधि नहीं हुई है तो अपराधी को आप नहीं ला सकते, तो कठिन होता है। लेकिन अब देखिए, डिफिनेशन की बात जहाँ तक करेंगे तो ओपेनहाइम के अनुसार अपराधी जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण है। प्रत्यर्पण क्या है? एक्सट्रैडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और ए कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट टू हुज टेरिटरी ही इज एलाइज्ड टू हैव committed or to have been convicted of a crime by the state or whose territory the alleged criminal happens to be for the time to be। समझ में आया होगा। ओपेनहाइम ने कहा है अपराधी जो जिस देश में अपने अपराध किया है अभियुक्त उस देश द्वारा वह उस समय उस अपराधी को लौटा दे, इसे कहते हैं प्रत्यर्पण। अब देखिए, प्रत्यर्पण में पर्पज ऑफ एक्सट्रैडिशन, एक्सट्रैडिशन का पर्पज क्या है? एक्सट्रैडिशन का पर्पज यही है कि उस देश के जिस देश में अपराधी चला गया है वहाँ से उसे लाना। और आप देखिएगा कि एक्सट्रैडिशन पढ़ना है आपको। डिफिनीशन, पर्पज, पर्पज ऑफ एक्सट्रैडिशन, पर्पज ऑफ एक्सट्रैडिशन legal
ड्यूटी ऑफ एक्सट्रैडिशन, लीगल ड्यूटी ऑफ एक्सट्रैडिशन, लीगल ड्यूटी ऑफ एक्सट्रैडिशन ऑफ पॉलिटिकल offenders, doctrine of double criminality, rule of speciality, इतना चीज आपको पढ़ना है। एक्सट्रैडिशन, पर्पज ऑफ एक्सट्रैडिशन, लीगल ड्यूटी का एक्सट्रैडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, रूल ऑफ स्पेशलिटी। अब देखिए, प्रत्यर्पण के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यर्पण है क्या, डिफिनेशन बता दिया। अब देखिए, प्रत्यर्पण का सिद्धांत संधियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? संधियों पर आधारित है। और मैंने आई हैव टेल यू व्हाट इज द रियल डिफिनेशन ऑफ एक्सट्रैडिशन। Extradition is the delivery of an accused or a person or a convicted individual to the state to whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime by the state or whose territory the alleged criminal happens to be for the time to be। प्रत्यर्पण के सिद्धांत एवं आधार। अब आपको क्या जानना है कि प्रत्यर्पण के वो कौन कौन से आधार हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंदर ही अपने नागरिकों पर अधिकार रखता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है। ऐसी दशा में संबंधित देश उस पर क्षेत्राधिकार रखने तथा उसे दंडित करने में अपने को असहाय समझता है। यह परिस्थिति शांति तथा व्यवस्था के लिए घातक है। ऐसी परिस्थितियों में शांति तथा व्यवस्था तभी रखी जा सकती है जब उस विषय में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। जब राष्ट्र के बीच मैत्री संबंध होगा, द नेशंस कोऑपरेट टुगेदर विद देयर नेबर्स, दे फॉलोड द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए पीसफुल स्टेट, और यू कैन से द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड रेजोल्यूशन। इस प्रकार अपराधियों को दंड देने की सामाजिक आवश्यकता है और इस सामाजिक आवश्यकता को दूर करने के लिए प्रत्यर्पण का सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रत्यर्पण अधिकार संधियों पर आधारित है, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। एक्सट्रैडिशन इज अलाउड टू बी ऑन दी टेरिटरी, ऑन दी ट्रीटी। एक्सट्रैडिशन जो है ट्रीटी पर आधारित है। यह किन किन ट्रीटियों पर आधारित होता है? जैसे अब एक तरफ से आपको बताते जाते हैं आज, इसके बाद डिटेल्स में अन्य लेक्चर में अपने बताऊंगा। राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता है। नॉन एक्सट्रैडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम। एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार अधिकतर राज्य ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर देते हैं
क्योंकि एक राजनेता जब किसी दूसरे देश में अपराध करके चला जाता है तो उसे लाना बड़ा मुश्किल होता है। 1780 में फ्रांस की क्रांति से आरंभ हुआ मामला ये है। ऐसी जटिल अपराधों के संबंध में विधि निश्चित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और निम्नलिखित हैं। द बेल्जियन अटेंटेंट क्लॉज नंबर 1, नंबर 2 द रशियन प्रोजेक्ट ऑफ 1881, 1892 ऑफ स्विट्जरलैंड द्वारा समस्या के हल का प्रयास, द रूल ऑफ स्पेशलिटी यूएस बनाम राउचर, द रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। अगर साक्ष्य पर्याप्त है, अगर साक्ष्य का अभाव है तो प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। अगर साक्ष्य है तो प्रत्यर्पण हो सकता है। साक्ष्य के साथ साथ उसमें संधि का होना भी अति आवश्यक है। संधि होनी चाहिए। प्रत्यर्पण की संधि अगर होती है तभी उसे लाया जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को नहीं लाया जा सकता है। किसी अपराधी को लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती आदि करके अगर वो जाता है तो उसे लाया जा सकता है, लेकिन प्रत्यर्पण की संधि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होनी चाहिए। संधि अगर होती है तो उसे लाया जा सकता है। अगर संधि नहीं है तो वह एक कठिन प्रोसेस है जिसके द्वारा उसे लाना भी आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्य अगर है तभी आप ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में अपराध ऐसा होना चाहिए कि प्रथम प्राइम फेसिया अपराध मालूम पड़े। व्हाट काइंड ऑफ अपराध ही और सी कैन डू, वहाँ कौन सा अपराध किया और उसके द्वारा किया गया है। प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना आवश्यक है तथा अन्य औपचारिकताएं भी होनी चाहिए। जब कभी आप किसी दूसरे राज्य से आप किसी अभियुक्त को, किसी अपराधी को लाने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थितियों में आपकी प्रार्थना होगी और उन प्रार्थनाओं के अनुसार औपचारिकताओं का पूरा करना अति आवश्यक है। प्रत्यर्पण संबंधी संधि लिखित सभी शर्तों तथा नियमों का पालन अपराधी के पहले प्रत्यर्पण करना आवश्यक है। इस विषय में सावरकर का एक मामला महत्वपूर्ण मामला है। प्रत्यर्पण, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अनुसार, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अनुसार 4-5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण कराया जा सकता है। नंबर 1, देखिए उसके बीच संधि हुई हो। नंबर 1, वह राज्य औपचारिक रूप से उसके अच्छे संबंध हो। राज्य
में राज्य में आपसी टकराव ना हो। राज्य परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हों। अब देखिए, अगर संधि हुई है तो भारतीय प्रत्यर्पण संधि अधिनियम 1962 के अनुसार इन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। अगर ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं तो प्रत्यर्पण की संधि पूर्ण रूप से होगी। लेकिन प्रत्यर्पण की अवधि भी बताई गई है। एक राज्य के बीच दूसरे राज्य के बीच जो संधि होती है उसका काल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के काल में संधि होती है, उसके बाद पुनः उस राज्य से संधि कराई जाती है। अगर राज्य उस संधि को कंटिन्यू करना चाहता है तो पुनः उसको कंटिन्यूएशन कर सकता है। आज राज्य के बीच अगर मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और राज्य अपने पड़ोसी के हित में एक दूसरे का परस्पर सहयोग और संवर्धन करता है तो ऐसी स्थिति में संधि कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो संधि समाप्त हो जाएगी। एक उदाहरण आपको देते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कोटरोची जो थे, कोतराची, जिसमें कांग्रेस सरकार से संबंधित एक बड़ा घोटाला हुआ था। उस बड़े घोटाले का नाम है जो उसमें सरकार सम्मिलित थी। उस घोटाले में जहाज़ खरीदी गई थी और जहाज़ खरीदने के दौरान उसके औने पौने दाम पर जहाज़ का मूल्य लगाया गया था। यह सौदा इटली सरकार के कोतरोची ने किया था, मध्यस्थता उनके द्वारा हुई थी। मध्यस्थता द्वारा उन्होंने इस सौदे को करवाया था। उस समय माननीय सोनिया गांधी जी की सरकार थी। सोनिया गांधी जी इसमें पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करके इस सौदे को करवाई थी। और यह सौदा जिसमें कोतरोची ने एक बड़ी भारी भरकम राशि को प्राप्त किया था। और उसके बाद जब 1914 में माननीय बीजेपी गठबंधन का सरकार आती है तो गठबंधन की सरकार आने के बाद उसकी जांच शुरू हो जाती है और उसकी जांच होने पर कोतरोची को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रत्यर्पण की संधि के अनुसार उसे पकड़ने का प्रयास भारत सरकार करती है, पहल करती है। पहल करने के बाद कोतरोची एक देश से दूसरा देश भ्रमण करते रहते हैं और उन्हीं देशों में जाके बसते हैं जहां भारत से प्रत्यर्पण की संधि नहीं हुई थी। यह एक आपके लिए एग्जाम्पल है। और आप ये जान लीजिए कि विश्व में सभी देशों से प्रत्यर्पण की संधि नहीं हो पाती, सभी देशों की। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस अपराधी को ला पाना बड़ा मुश्किल है। अब एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दें कि क्रिमिनल पॉलिटिकल जो होता है राजनेता, उसको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यह कठिन प्रोसेस है। इस कठिन प्रोसेस में उस नेता को लाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए उसका लाना पुनः देश में बड़ा कठिन है। आज मैंने आपको एक्सट्रेडिशन बताया, डिफिनेशन बताया, पर्पज बताया, लीगल इफेक्ट एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स भी बताया। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने बताऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, रूल ऑफ स्पेशलिटी।
नेक्स्ट लेक्चर में Similarly, do the specialty. I will discuss. Thank you. Have a nice day. God bless you, all of you.